तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। आज हम लोग ओबीसी अमेंडमेंट बिल 2021 का डिस्कशन करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट बिल है, हिस्टोरिक बिल कहा जा रहा है इसे, जो कि लोकसभा और अब ये राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब ये फाइनल पेंडिंग है प्रेसिडेंशियल एसेंट का। ठीक है, तो अमेंडमेंट ओबीसी 127th अमेंडमेंट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, अब ये क्या है ओबीसी के बिल में है, चलिए इसको जानते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर लॉ एंड लाइट सब्जेक्ट्स पर अपडेट मिलता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ओबीसी अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले ये समझिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट बिल, ये देखिए आप लिखा हुआ है लोकसभा लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021 पेविंग द वे फॉर द स्टेट्स एंड यूटी टू प्रिपेयर देयर ओन अदर बैकवर्ड क्लासेज लिस्ट। 385 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वोटेड इन इट्स फेवर वाइल नो मेंबर्स अपोजिट। देखिए 385 मेंबर्स जो बैठे हुए थे वो वोट किए और एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। मतलब मजे की बात सुनिए, पूरा मॉनसून सेशन में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां पर वॉकआउट नहीं हुआ, एडजर्न नहीं हुआ, स्पीकर ने एडजर्न ना किया हो। शायद ही कोई ऐसा दिन हो। क्यों? क्योंकि इतना हो हंगामा हुआ। विपक्ष का काम ही हंगामा करना है। ठीक है, विपक्ष हंगामा किया और सदन चल नहीं पा रहा था। लोअर लोअर सदन मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, दोनों में हमेशा एडजर्न हुआ। लेकिन क्या ये एडजर्नमेंट जो हुआ और ये ओबीसी बिल पास हुआ, इसमें आप देखिए डिफरेंस कितना है कि ये एक ऐसा बिल है जहां पर कोई एडजर्नमेंट नहीं हुआ। यहां पर सारे मेंबर ने बकायदा फेवर में वोट किया। एक भी सिंगल, सोचिए 385 में, आप समझ लाइए 385 में सिंगल एक आदमी ऐसा नहीं थे। मैंने 385/0 कह दीजिए, सारे ने वोट किया। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि लोग कितना ज़्यादा कंसर्न है। और मैं बताऊं, ये कंसर्न नहीं है, ये लोग सिर्फ कास्ट बेस्ड और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है काम ये सब। ठीक है, मैं ओबीसी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं हूँ, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो मीडिया में भी आपको समझ में या सुनने में ना मिलता हो। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है और कैसे लोग को प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस मूर्ख बनाया गया। स्पेशली द लोअर कास्ट पीपल, ओबीसी, एससी, एसटी को ये लोग कितना प्रताड़ित किए, मैं बताऊंगा आपको ग्रेजुअली भी। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे लोकसभा ने पास कर दिया विदाउट एनी एनी क्या बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, ये बिल लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। अब ये पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास पेंडिंग है बिल। अब जैसे प्रेसिडेंट साइन दे देंगे ये एक्ट हो जाएगा, बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये फोटो देखिए, गांधी जी भी यहाँ पर हंसते होंगे आज के पार्लियामेंटेरियंस को देख के कि ये लोग कर क्या रहे हैं, बहस होने नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दा हो नहीं रहा है बहस। पार्लियामेंट में पोजीशन का काम अपोज करना है, गवर्नमेंट कुछ बता रही है तो कोई सुनने को रेडी नहीं है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। अब देखिए क्यों ये बिल, क्यों, वाई द अमेंडमेंट इन बिल वाज नेसेसरी। द अमेंडमेंट वाज नेसेसरी, देखिए द अमेंडमेंट वाज necessary to restore the powers of the state government to maintain a state list of OBC which was taken away by the Supreme Court interpretation in May this year। देखिए मई 2021 को, मई 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया या इंटरप्रिटेशन कह दीजिए उसको दिया, जिसके कारण ही ये अमेंडमेंट लाना पड़ा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं है, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनता है और सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि वो लॉ मैटर ऑफ फैक्ट्स पर खड़ा उतरता है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर खड़ा उतरता है कि नहीं, उसको वो काम है लॉ, मतलब जुडिशरी का काम है देखना कि लॉ सही में लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर जुडिशरी कोई अगेंस्ट एडवर्स जजमेंट पास कर देता है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है थ्रू लेजिस्लेचर। आप सुप्रीम कोर्ट को के जज का या जजमेंट का को आप ओवररूल कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता है। और इस केस में वही हुआ। क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट, Why is the 127th amendment bill needed? ये देखिए, amendment was necessitated after the Supreme Court in the Maratha reservation ruling in May 5 upheld the 102nd Constitutional Amendment Act। देखिए 102nd Constitutional Amendment Act 2018 में आया था। क्या हुआ था कि अब ये केस समझिए, ये क्या है मराठा लॉ। ठीक है, मराठीज को स्पेशल, मतलब देखिए नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि इंदिरा स्वामी, मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा भी 50% कैप को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% ही हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो रिजर्वेशन तो ओवरऑल 50% होता है, वो कैप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में महाराष्ट्र में एक
एक एक्ट लाया जिसमें मराठी लोग को एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन देने का मांग किया गया, ठीक है, एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन देने का मांग किया गया, जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट क्या था, गलत था, ठीक है, क्योंकि 50% से आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, अमेंडमेंट वाज नेसेशिएटेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन मराठा रिजर्वेशन रूलिंग इन May 5 अपहेल्ड द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 को सही माना। अब देखिए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया, वो इंट्रोड्यूस किया, इंसर्ट किया था 338B एंड 342A, ठीक है, ये दो आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था। अब 338B और 342A में क्या कहा गया, देखिए आर्टिकल 338B डील्स विद द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द NCBC, मतलब NCBC का पावर्स डील करता है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और आर्टिकल 342A सेज दैट द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर वुड स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था कि ओबीसी का लिस्ट बनाने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द NCBC, ठीक है, और उसे स्टेट को भी फॉलो करना पड़ेगा जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेगा। मतलब लिस्ट जो तैयार करेगा एज पर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो लिस्ट तैयार करने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। इसी को चेंज किया गया, अभी भारत सरकार ने अमेंडमेंट लाया। अब देखिए क्या हुआ इफेक्ट। अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का इफेक्ट क्या था, देखते हैं। ये देखिए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव NCBC अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होना भी चाहिए था। NCBC 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन आज तक उसको कांग्रेस की सरकार ने या किसी भी सरकार ने उतना अहमियत नहीं दिया। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा मिला कब, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में, ठीक है। अब ये क्या, ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया तो इससे क्या इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट हुआ, इट टुक अवे द पावर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। पहले स्टेट से पावर होता था ओबीसी लिस्ट तैयार करने का, लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो स्टेट्स का पावर छिन गया, और स्टेट का पावर छिन के किसके पास ट्रांसफर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा पावर, टू प्रिपेयर द ओबीसी लिस्ट। It took away the power of the state to identify socially and educationally backward classes under their territory for providing reservation in admission and employment। मतलब रिजर्वेशन आपको एडमिशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ओनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर केस एज SEBC, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के पास ही, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या था कि प्रेसिडेंट के पास ही सिर्फ पावर था कि नोटिफाई करेगा क्या, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है उसके बाद। The states had lost their power to identify the backward classes under their territory after the 102nd amendment, ठीक है। अब स्टेट के पास तो पावर छिन गया, लेकिन हम लोग जानते हैं अगर स्टेट का पावर छिन गया तो ओबीसी का जो लिस्ट बनाएगा प्रेसिडेंट बनाएगा। अब का जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन तो स्टेट वाइज होता है ना, जनरल इलेक्शंस होता है 5 साल में एक बार, लेकिन स्टेट इलेक्शन भी 5 साल में होता है। तो स्टेट के लिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए ये वेरी, मतलब इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसी के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है ताकि प्रेसिडेंट से पावर वापस छीन के फिर से स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका। अब मराठा कोटा लॉ में क्या था, जैसे मैंने बताया आपको, ये देखिए जून 2019 में, जून 27 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट क्या किया, अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द महाराष्ट्र। देखिए सिंपल समझिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि मराठा लॉ, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठा लॉ रहा है वो वैलिड है, तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला, ठीक है। अब ये पूरा नाम था इसका, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन स्टेट्स एंड फॉर द अपॉइंटमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द स्टेट, ठीक है। ये पूरा लंबा नाम है इसका, 2018। मराठा लॉ प्रोवाइडेड, अभी मराठा लॉ में क्या है, इसमें प्रोवाइड किया गया एक्स्ट्रा रिजर्वेशन फॉर मराठी, सिर्फ मराठी के लिए 10% अबव द लिमिट ऑफ 50%, ठीक है। 50% के ऊपर एक्स्ट्रा लिमिट, उसको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया। अब ये मराठा कोटा लॉ, ये क्या होता है, हर एक, देखिए कुछ भी ऐसा कभी भी कुछ होता है, कोई रिजर्वेशन का हो तो उसके लिए कमेटी बैठाया जाता है। कमेटी इस स्पेशली मराठा लॉ के लिए, मराठा कोटा लॉ के लिए कमेटी बैठाया गया है जस्टिस NG गायकवाड़ कमीशन के, जो रिकमेंड किए कि मराठा लोग को थोड़ा मिलना चाहिए अबव 50%। तो दिस वाज अगेंस्ट द लिमिट एज सेट अप बाय द 1992 इंदिरा सोनी जजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंदिरा सोनी जजमेंट, विच फिक्स द रिजर्वेशन लिमिट एट 50%, ठीक है। मतलब सिंपल क्रक्स में क्या है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा लॉ कोटा लॉ को वैलिड करार दिया, ठीक है। जो मराठा लॉ बोलता है कि 50% से ऊपर भी मराठी लोग को कुछ मिलना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है। ये NG गायकवाड़ कमीशन ने बताया, और इसको दिस लिमिट क्या हुआ ये, लेकिन ये लिमिट ब्रीच कर रहा है। कौन सा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट जो इंदिरा सोनी केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, उस केस में क्या कहा गया था, चलिए उस केस को हम लोग समझते हैं। उस केस में क्या कहा गया था,
देखिए, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट क्या था? इन दिसंबर 1980 बैकवर्ड क्लासेस कमेटी हेडेड बाय बीपी मंडल, ठीक है, देखिए मंडल कमीशन फॉर्म हुआ था, मंडल कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। ये मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, एसईबीसी को, ठीक है, 27%। अब अगस्त 1990 में क्या हुआ? वीपी सिंह गवर्नमेंट इशूड एन ऑफिस मेमोरेंडम एक्सेप्टिंग 77%, मतलब वीपी सिंह गवर्नमेंट जो कि बीजेपी के अलायंस के साथ चल रही थी उस समय, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर ली 27% रिजर्वेशन और उसको मतलब मान्यता मिल गया, मतलब हाँ कंफर्म, मंडल कमीशन को अप्रूव कर दिया गया, ठीक है, वीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा। अब इन 1991 ए न्यू गवर्नमेंट अंडर द कांग्रेस आई 1991 में, इशूड अ सेकंड ओएम नोटिफाइंग एडिशनल रिजर्वेशन, मतलब इन ससुरों को और चाहिए, 27% दिया गया, इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को एक्स्ट्रा चाहिए रहता है, तो इन्होंने बोला कि नहीं और 10% चाहिए मेरे को। अब क्या हुआ? ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कभी भी डिस्प्यूट होता है तो ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंट है, ठीक है, तो कहाँ गया मैटर? सुप्रीम कोर्ट। अब 9 जज बेंच इसमें डिसाइड किए, ठीक है, जो कोई मेन जजमेंट 9 जज बेंच में 6-3 का मेजोरिटीज दिए, मतलब 6 फेवर में थे, 3 फेवर में नहीं थे, अगेंस्ट थे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं जब भी कोई भी होता है रूल ऑफ मेजोरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स। वर्डिक्ट इन द मंडल कमीशन केस में क्या हुआ कि अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं 27% जो मंडल कमीशन बोल रहा है वो सही है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा जो कांग्रेस मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा, आपको 27% तक मिलेगा, तो फिक्स कर दिया। और ये भी फिक्स कर दिया कि अब रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता है किसी भी केस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मराठा लॉ में 50% से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं 50 ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोल रहा है कि आप जा सकते हैं। तो देखिए फिर आगे देखते हैं अब क्यों, व्हाट विल द 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस, अब क्यों लाया गया? देखिए यहाँ पर क्या क्यों लाया गया। द 127th अमेंडमेंट बिल इज डिजाइन टू क्लैरिफाई दैट द स्टेट्स कैन मेंटेन द स्टेट लिस्ट। इसमें बोला गया कि नहीं प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, वापस स्टेट पास होगा ऑफ ओबीसी एज वाज द सिस्टम प्रायर टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के प्रायर जो जैसे था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो अपहेल्ड किया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, और 102nd बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, तो लेकिन अब वही तो मई 5 का जजमेंट में बोला गया ना कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है ओबीसी लिस्ट बनाने का, लेकिन ये जो अभी 127th अमेंडमेंट लाया गया उसमें बोला गया कि नहीं प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, वापस स्टेट के पास ही रहेगा। तो द स्टेट लिस्ट विल बी कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड विल बी नोटिफाइड बाय द स्टेट असेंबली एज पर द प्रपोज्ड बिल। अ बिल में भी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। हम लोग जानते हैं कोई भी या तो राज्यसभा या तो लोकसभा में पास 2/3 मेजोरिटी अगर अप्रूव कर दिया तो बिल माना जाता है कि उस हाउस में पास हो गया है, ठीक है। अब मुद्दे की बात है कि ये तो समझ में आ गया मेरे को कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं मराठा कोटा लॉ को बोलते वैलिड माना, फिर सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो मराठा जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन को उसको सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो सुप्रीम कोर्ट का ही चलेगा, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी तो वही है, क्योंकि हाई कोर्ट से भी अब तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। लेकिन अब जब देख लिया सरकार भी यहाँ पर, भारत सरकार अभी करंट में गवर्नमेंट बीजेपी की है, ये भी देख ली कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा, यूपी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कुछ तो लुभाना पड़ेगा, कैसे किया जाए। और तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को के डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था उसको ओवर रूल करने के लिए 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 ले आया, और इसमें बोला गया कि नहीं प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होगा, स्टेट अपना लिस्ट अपने खुद डिसाइड कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो मीडिया नहीं बताती, क्या ये जरूरी है, क्या मतलब ओबीसी को क्या सही में कोई पावर दिया जा रहा है कि नहीं। देखिए क्या होता था कि इंडिपेंडेंस से पहले जमींदारी सिस्टम हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका नाम है। ये जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए 1793 में। ये देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थ्रू परमानेंट सेटलमेंट। इस जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, देखिए जमींदार लोग उस समय अपर कास्ट के होते थे, बेसिकली ऊपर माने हाई लोग, वो हिंदूज होते थे, कुछ मुस्लिम्स लोग भी आते थे उसमें जो अपर कास्ट के मुस्लिम्स होते थे, और जो यादव कुर्मीज या और भी लोअर कास्ट के लोग होते उनको बहुत वो फार्मर्स हुआ करते थे, वो लोग बहुत गरीब हुआ करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं होता। तो देखिए अब ये बेचारा कितना खेत यहाँ पर जोत रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ फसल उग जाएगा और इनको बेचता था, ठीक है, इनको बेचता था। देख तो ऐसे रहा है, देखिए यहाँ पर गमछिया निकाल के नरेटी दबा देगा, यहाँ पर चल जाइएगा सीधा, ठीक है, इतना ताऊ मत देखिए, देश का ये भारत का किसान है, हाँ, सब मतलब अपने जमीर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, जिस तरह देख रहे हैं। अभी ससुरा जिंदा रहते तो चलिए जाते भीतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दे कलेक्टेड क्या हुआ, रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। ये जमींदार लोग क्या थे, रेंट कलेक्ट करते थे पीजेंट से, और
इतना बिफोर इंडिपेंडेंस ये फार्मर लोग का कंडीशन इतना खराब था, इनके पास मतलब खाने को उपजाते थे यही, लेकिन अभी भी आज के देश में आज देखिए करंट में भी फार्मर का बहुत स्थिति सुधरा नहीं है, चाहे वो फार्म लॉ से रिलेटेड बिल हो गया हो, फिर या फिर सुसाइड आप महाराष्ट्र में देखते हैं या पंजाब में देखते हैं फार्मर सुसाइड कर लिए हो, तो कंडीशन अभी भी बहुत खास सुधरा नहीं है। हालांकि पहले से तो बेहतर हुआ है, लेकिन पहले तो बहुत ही यादव कुर्मी ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीकर सेक्शन और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे, ठीक है। लेकिन ये इंडिपेंडेंस के बाद जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो जमींदार बिकम द ओनर ऑफ द लैंड एंड एक्चुअल फार्मर वेयर द टेनेंट, ये था बिफोर इंडिपेंडेंस। फिफ्थ देखिए, जमींदार्स वेयर अपर कास्ट हिंदूज एंड टेनेंट्स वेयर यादव्स और कुर्मीज। सिक्स्थ, आफ्टर इंडिपेंडेंस जमींदारी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, ये देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। अब यहां पर नाउ ओबीसी एक्सेप्ट फ्यू आर नॉट दैट पुअर टू अवेल रिजर्वेशन, ठीक है। जिस समय मतलब कहने का मतलब कि जिस समय रिजर्वेशन मिलना था उस समय तो रिजर्वेशन मिला नहीं, और अभी रिजर्वेशन जब मिल रहा है, जब उनको बहुत कुछ तो को जरूरत नहीं है फिर भी मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये डिस्पैरिटी है यहाँ पर, सही बात माने जिसको सही में मिलना चाहिए तो उस समय मिला नहीं, और आज जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस में नाजायज, हालांकि सारा केस में नाजायज नहीं है, ठीक है। तो ये अब ओबीसी रिजर्वेशन प्री इंडिपेंडेंस वाज एक्चुअली रिलेवेंट बट डिनाइड एट दैट टाइम, जिस समय जरूरत था उस समय दिया नहीं गया, अब जब जरूरत कोई खासा नहीं है तो उस समय दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको तो वोट चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको एट द एंड अपना ही रोटी सेकना है, ठीक है। हालांकि कुछ एक गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, करंट गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है, कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी अच्छा किया है, लेकिन अल्टीमेटली क्या कंडीशन सुधरा? क्या आज माल नरिशमेंट हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फिर गरीबी है, पॉवर्टी लाइन के बिलो इतने लोग हैं, क्या उसमें सुधार है? तो इसको सुधारना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओबीसी बिल हालांकि ला तो गया है, लेकिन किसका कितना असर होगा, क्या होगा फ्यूचर में, अभी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन हमेशा ओबीसी को प्रताड़ित ही किया गया है, और आगे क्या होगा देखते हैं। आपका क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कैसा वीडियो लगा ये भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मज़े करिए तब तक, थैंक यू वेरी मच।